There's a very beautiful quote by Rumi. As you start to walk on the way appears. मैं रूमी के कोट्स अक्सर इसलिए यहाँ पे कोट करती हूँ क्योंकि उन कोट्स के माध्यम से जो बातें हैं, जो हम सब के अंदर कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जिन्हें हम उभार नहीं पाते हैं, उन्हें उभारने का मौका मिल जाता है। क्योंकि ज्ञान तो हम सबके पास है, लेकिन जब तक सामने से कोई उसे इवोक नहीं करता, कोई उसे याद नहीं दिलाता, तब तक हम उस पर काम भी नहीं करते। तो अगर अब तक भी आप अपने जीवन के पथ पर आगे नहीं निकले हैं तो घर से बाहर निकलिए, क्योंकि सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। मंथन में आज जो मेरी मेहमान हैं वो अपने जीवन पथ पर इतनी आगे निकल पाई हैं कि लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। आज मैंने आमंत्रित किया है ऐश्वर्या नारकर जी को, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री में अपने एक बहुत बड़ी साख बनाई है। फिल्म इंडस्ट्री हो मराठी की, या फिर प्लेज हो, या टीवी इंडस्ट्री हो, उसमें उनके नाम से लोग उनको पहचानते हैं, क्योंकि उन्होंने काम बहुत उम्दा किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मराठी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और हिंदी टीवी इंडस्ट्री में भी बहुत ही बेहतरीन काम किया है। आप सबने देखा होगा एक सीरियल घर की बेटी लक्ष्मियाँ, वो उसमें थी। फिल्म आपने देखी होगी धड़क, फिर घर गृहस्थी, इन जैसी फिल्मों में थी। इसके अलावा काशीबाई बाजीराव, आपने एक सीरियल देखा होगा काशीबाई बाजीराव बलाल, मैंने उसके बहुत सारे गेस्ट को आमंत्रित भी किया है अपने मंथन में, तो ये उनमें भी एक बहुत ही अहम किरदार में थी। तो आज तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने काम के बल पर अपनी पहचान बनाई है और लोग उनके मुरीद हैं। आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगी, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ काम ही काम कर रही हैं और अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, क्योंकि अक्सर लोग थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं, लेकिन वो फिटनेस फ्रीक भी हैं, अपना भी बहुत बेहतरीन तरीके से ख्याल रखती हैं। तो आज हम उनसे बहुत कुछ पूछने वाले हैं। उनके एक्टिंग के बारे में तो हम पूछेंगे ही पूछेंगे, इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी रूटीन कैसी रहती है कि वो इतनी फिट रहती हैं। तो मैं ऐश्वर्या जी को एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ, उनसे हम बात कर लेते हैं। नमस्ते, वेलकम मैम। हाय नमस्कार। कहिए। कैसी हैं आप? मैं कैसी हैं बस आप ठीक मैम? हूँ। आप कैसी हैं? मैं बहुत बेहतरीन हूँ। अभी आपको मैंने हाल फिलहाल में उस सीरियल में देखा था ना, काशीबाई बाजीराव बलाल में हाँ। देखा। ओह माय गॉड, आपकी क्या पर्सोना है, आपकी क्या पर्सनालिटी, और मैं आपकी तभी से बहुत मुरीद हूँ, आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं उस टाइम से। काशी काशीबाई में एक तो लुक भी बहुत अच्छा था, वो पीरियोडिक शो था तो उसका माहौल भी बहुत अच्छा था, कंटेंट अच्छा था। तो ऐसा होता है कि बहुत बार टेलीविजन में अच्छे कंटेंट पे काम करने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ काशीबाई में सारी चीजें थी तो मजा आता था हमें भी काम करते करते। हाँ, आपके वो जो काशीबाई में जो बच्चे वाले जो सीक्वेंस थे, उन सबों में जब हाँ। भी मैं बात करती हूँ वो लोग आपका नाम जरूर लेते थे। एक तो वो लोग अपनी अपनी मोटी आई का नाम लेते थे, और उससे आप आपका करेक्ट। भी नाम लिया करते करेक्ट। थे। आप भी उनकी फेवरेट हुआ करती थी। आजकल मैम आप कहाँ बिजी चल रही हैं? मैं अभी फिलहाल झी मराठी का एक शो कर रही हूँ, सातव्या मुलीची सातवी मुलगी नाम है उसका, जो अच्छा। रात 10:30 बजे टेलीकास्ट होता है, वाह। जिसमें मैं आउट एंड आउट निगेटिव कैरेक्टर कर रही अच्छा, ये क्या आपका पहला नेगेटिव कैरेक्टर होगा? हूँ। मराठी टेलीविजन पे डेफिनेटली हाँ। हिंदी कलर्स पे मैंने एक छल शह और मात नाम का एक शो किया था, जी। जिसमें ईजा करके एक कैरेक्टर कर रही थी मैं, जो आउट एंड आउट निगेटिव कैरेक्टर अच्छा मैम, था। आपको मैंने देखा कि मैं जब आपके बारे में आपकी बायोग्राफी पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि आपका सबसे ज्यादा आपने जो काम किया है वो आपने मराठी इंडस्ट्री के लिए किया है। पर ये भेदभाव क्यों हमारे साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं। एक तो मैंने स्कूल में हिंदी नहीं सीखी है, इसलिए मेरी प्रॉब्लम होती थी। मेरे 100 मार्क्स का संस्कृत था स्कूल में और मैं मराठी मीडियम से सीखी हूँ। तो अच्छा। जब मैंने शूटिंग करना स्टार्ट किया या इस फील्ड में काम करना स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली मैंने मराठी में स्टार्ट किया। तब जब हिंदी की अपॉर्चुनिटीज आती थी तब मुझे डर लगता था कि मैं बोल पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मेरी माँ हमेशा बोला करती थी, कह रही एटलीस्ट स्त्री वाले के साथ तो हिंदी में बात कर, एटलीस्ट उतना तो हिंदी, उतनी तो हिंदी तुझे आए। तो मुझे बहुत हाँ। डर था कि एक तो माहौल अलग होता है हिंदी का, ऐसे हम्म। मुझे लग रहा था तब, जब तक काम नहीं किया था। हम्म। और ये लैंग्वेज बैरियर का एक टेंशन था।
लेकिन घर की लक्ष्मी बेटियां ये एक ऐसा शो मुझे मिला जहाँ पे हाँ। मेरा जो कैरेक्टर था वो पहले कुछ महीनों तक बहुत कम बोलने वाला, बहुत ही सहमा हुआ सा ऐसे वाला कैरेक्टर था। और ये टीम बहुत अच्छी थी। यतीन था, रोहिणी हट्टंगड़ी जी थी, क्षिति जोग थी, तो बहुत सारे सीनियर्स जो जिन्होंने हिंदी में बहुत कुछ काम किया है, ऐसे वाले टीम मेंबर्स थे। नुपुर अलंकार भी थी। तो हम्म। इनके साथ काम करते करते उन 6-7 महीनों में मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया कि ओके, मैं कर सकती हूँ हिंदी में काम, मैं बोल सकती हूँ हिंदी ठीक तरह से। जो हम्म। वर्ड्स मुझे पता नहीं थे वो सीखने को मिले उस दौरान, उस शो के, क्योंकि वो शो 2.5-3 साल चला। तो वो मेरे लिए एक अपने आप में एक वर्कशॉप था हिंदी के लिए, कि मैं कितना क्या कर सकती हूँ, क्या क्या सीखना है, कैसे बोलना है, किस लहजे में बोलना है, ये सब उस शो के दौरान मैंने सीखा। और फिर मेरा कंफर्ट जोन आ गया, तो उसमें बहुत टाइम गया मेरा। अच्छा मैम, जैसे आपने हिंदी और गुजराती ये दोनों आपने शोज किए हुए हैं। गुजराती नहीं किए मैंने। मैंने मराठी मराठी, और हिंदी। हमेशा मेरे मुंह से गुजराती निकलता है, मैंने गुजराती एक्ट्रेस का ज्यादा इंटरव्यू ले लिया लगता है। हाँ, हाँ। हिंदी और तो मराठी के। मराठी, तो मराठी आपने जब दोनों शोज किए तो दोनों इंडस्ट्री का काम करने का अपना अपना तरीका है। राइट। और मैंने देखा है कि जिनका जो रीजनल लैंग्वेजेस वाले शोज होते हैं वो स्क्रिप्ट में बहुत अलग तरीके से काम करते हैं ना, उनका उनका बिल्कुल प्रेजेंटेशन ही अलग होता है। मराठी शोज में अभी तो टेलीविजन में थोड़ा बहुत ही फर्क रहा है। जब मैंने 20-25 साल पहले स्टार्ट किया था, तब बजट का बहुत सारा डिफरेंस था मराठी टेलीविजन और हिंदी टेलीविजन में। तो उससे लेकर मराठी को कंटेंट को ज्यादा प्रमोट करते थे, कंटेंट को फोकस करके शो बनाया जाता था, कि एक आध सीन में हम लोग क्या कंटेंट दे रहे हैं ये मायने रखता था। हिंदी में कंटेंट के अलावा ट्रीटमेंट, लुक, कैमरा ट्रीटमेंट और सेटिंग, ये सब भी मायने रखता था। तो वो एक बेसिक डिफरेंस था कि यहाँ पे वन सीन वन शॉट भी ओके हो जाता था। कि हम्म। मराठी में अगर एक सीन कंटेंट को लेकर इमोशनल एक हाथ सीन करना है, तो वो वन सीन वन शॉट हो जाए तो ओके है। इसके लिए कटिंग करने की जरूरत नहीं, क्लोज ले लो, ओएस ले लो, ये बात नहीं है। लेकिन हिंदी में वो सारी चीजें होती थी। एक्टर के साथ साथ कैमरा भी एक्ट करता है हिंदी में, क्योंकि वो जूम जैम, वो सब ट्रीटमेंट तब ज्यादा थी, अब थोड़ा कम हुआ है। तो ये बेसिक डिफरेंस लगा मुझे। और हिंदी में हाँ। काम करते वक्त ऐसे प्रेशर नहीं है कि ये इतना इतना काम एक दिन में खत्म करना है। अभी तो टेलीकास्ट कट टू कट आ जाते हैं तो करना ही पड़ता है। हम्म। अदरवाइज तब तो 15 डेज ब्लॉक डेट्स थे, 15 डेज नॉन ब्लॉक्स थे। तो उसमें हम बाकी सारे काम करके भी एक आध टेलीविजन शो कर सकते थे। तो आराम से काम चलता था, जो मराठी में उन लोगों को अफोर्ड ही नहीं होता था। तो एक एपिसोड या कुछ एक एक दिन का इतना इतना काम तो कंप्लीट होना ही है। तो वो स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा रहता था। अदरवाइज काम करने का मजा तो दोनों तरफ है। यहाँ पे लुक वाइज मजा है, वहां पे कंटेंट वाइज मजा है, तो मजा ही आता था डेफिनेटली। अच्छा मैम, आपका जो शो था हिंदी वाला घर की लक्ष्मी लक्ष्मी बेटियां, बेटियां, वो हाँ। वो 2004 के लगभग चला था ना राइट शो, राइट है ना? राइट तो राइट। आपने इंडस्ट्री ज्वाइन कब की थी? मैंने 93 में मेरा फर्स्ट कमर्शियल प्ले किया, थिएटर स्टार्ट किया। वाह। और हिंदी का तो मतलब तब मैं जी मराठी का एक शो कर रही थी, या सुखान या करके। तो वो बहुत ही हिट शो था मराठी में। तो जी हिंदी के लिए जी मराठी से रिकमेंडेशन था मेरा वो बेटियां के लिए। बेटियां का, यू वोंट बिलीव, मैंने लिटरली 4 से 5 बार तक मैंने मना किया था कि मैं नहीं करूंगी। फर्स्ट मेरा मना करने का रीजन था कि ये हिंदी शो है, मुझे नहीं हिंदी में। होगा, मुझसे नहीं होगा ये। लेकिन वो कन्विंस किया गया। फिर जब मैं ऑडिशन को या लुक टेस्ट गई, तब मुझे पता चला कि मेरी 5 बेटियां हैं। जब मैं ही तब 30 या अराउंड दैट एज की थी, तो मुझे लगा कि मुझे इतनी बड़ी बड़ी बेटियां, तो मैं ये एज का कैरेक्टर मैं नहीं करूंगी। फिर मुझे बताया गया कि नहीं, इसमें लुक चेंज नहीं होगा, आपका लुक तो ग्लैमरस ही रहेगा, लेकिन बेटियां भी आपकी रहेगी इतनी बड़ी बड़ी। तो मैंने सोचा ओके। ऐसे करते करते ना 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 करते करते फिफ्थ टाइम मैंने ओके बोला था हिंदी शो के लिए। बाबा। तो इतने साल हो गए डेफिनेटली। तो मैम,
आपने उसका मतलब इंडस्ट्री को अपनी नजरों के सामने बहुत तरीके से बदलते हुए देखा। जी। पहले जो कंटेंट पे काम होता था, अब तो बहुत सारी चीजों पे और काम होना शुरू हो चुका अभी है। प्रैक्टिकली थोड़े नहीं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं उसके। अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंटेंट पे काम करने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। इतने कट टू कट जोन में है हम लोग जो काम कर रहे हैं। हमारे पास कभी कभी तो कल के एपिसोड्स के सीन्स भी आज शूट करने के लिए मतलब हम लोग मजबूर रहते हैं। तो स्क्रिप्ट आई, पढ़ी एक बार, शॉट दिया, सीन एडिट हुआ, सीन टेलीकास्ट हुआ, इस जोन में भी अभी करते हैं। तो हम्म। प्रैक्टिकली बहुत बहुत सारी चीजें बदली हैं, क्योंकि हम लोग बैंकिंग नहीं कर पाते। अगर एक ट्रैक, मेरी स्टोरी अगर हमने बैंक की 10 एपिसोड, लेकिन लोगों को वो पसंद नहीं आई, तो वो 10 एपिसोड्स प्रोड्यूसर के लिए भारी पड़ जाते हैं। अगर वो 10 एपिसोड बैंक नहीं किए हैं, उसका शूट हम्म। प्रायर नहीं हुआ है, तो अगर मेरी स्टोरी वर्क नहीं की तो मुझे आपकी स्टोरी चला देंगे, उसके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ड्रामा डालेंगे अगर वो वर्क हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके लिए वो बैंक नहीं कर पाते एपिसोड्स, और वो कट टू कट जोन में काम करना पड़ता है। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इसके मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल चीजें बहुत सारी बदली हैं। टीआरपी पे बहुत सारा गेम चल रहा है। आप क्या देखते हो, हम्म। आपको क्या पसंद है एज अ ऑडियंस, उस पे हम्म। बहुत सारा टोटल ड्रामा डिपेंड करता है। तो वो इंटर रिलेटेड चीजें हैं बहुत सारी जो मैटर करती है। मैम, तो ये सारा खेल तो फिर बाहर बाहर का हुआ। फिर एक्टर के तौर पर आप अपने ऊपर कितना प्रेशर महसूस करते हैं इन चीजों को लेकर के? एक्चुअली टेलीविजन की शूटिंग में उतना प्रेशर काम पूरा करने के अलावा कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आप क्या बोलूं कि कोई कोई एक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक लाइन भी ठीक तरह से बोल नहीं पाते, मतलब हम्म। उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, उनका पैटर्न ही नहीं है वैसे। तो कट करके शॉर्ट्स हो जाते हैं, मतलब आपके सीन्स हो जाएंगे शूट, लेकिन वो काम पूरा करना ये प्रेशर रहता है। वैसे टेलीविजन, एज एन एक्टर टेलीविजन में काम करने का उतना प्रेशर नहीं रहता। वो एक आप अपने आप में कि आपको कितना डेवलप कर सकते हो, कितना अप टू द मार्क लेकर जा सकते हो, ये अपने आप पे डिपेंड करता है। लेकिन टेक्निकल टीम कोई आपको आप पे प्रेशर नहीं डाल सकती कि ये आप करो वो आप करो, ऐसे नहीं है। सब हंसते खेलते काम चल जाता है, लेकिन थोड़ा फिर डिले हो जाता है, थोड़ी शिफ्ट एक्सटेंड हो जाती है अगर आप उतने कैपेबल नहीं हो तो ज्यादातर जो एक्टर्स अच्छे से काम करते हैं, कैपेबल है, उनके पास ज्यादा काम होता है, इसलिए अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैम, 90s में आप इस इंडस्ट्री में आई हैं जिसे ग्लैमर कहा जाता है। उस दौरान के जो माँ बाप होते थे, वो मतलब मुझे लगता है कि उनको मनाना कि हमें फिल्म में जाना है एक बहुत बड़ा टास्क होता था। आपने कैसे इस टास्क को पूरा किया? आप एक्चुअली कैसे आ गई इस मेरे इंडस्ट्री में? लिए टास्क नहीं था, क्योंकि मेरी केस में थोड़ा अलग था। क्योंकि मुझे स्टडीज करनी थी, मुझे सिंपल मिडिल क्लास लाइफ जीना था कि नौकरी करो, शादी करो, अपने आप में लाइफ जी लो। लेकिन मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आती गई। जब मैं एसवाई में थी, मैं बीएससी कर रही थी माइक्रोबायो में, हम्म। तब मुझे प्रोफेशनल प्ले के लिए अपॉर्चुनिटी आई। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि कर ले, हो रहा है, सब एडजस्ट हो रहा है तो कर ले। मतलब उनका हाँ। ये कोई प्रॉब्लम नहीं था कि ये फील्ड कैसा है। सिर्फ उसने मुझे इंटीमेट किया था कि ऐसे कहा जाता है कि ये फील्ड सेफ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब मेंटली आप इन्वॉल्व हो तो आप किसी भी चीज में इन्वॉल्वमेंट आपकी बढ़ जा सकती है। तो इस टाइप का उन्होंने इंटीमेट किया था मुझे। संस्कार जैसे बोला जाता है कि वैसे बताया गया कि ये चीजें हो सकती है, ये रेड फ्लैग्स है, तो इससे हाँ। आपको बच के रहना है। तो लकीली मेरी फर्स्ट प्ले में ही मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई। मेरे ग्रेजुएशन के बाद हमारी शादी हुई, तो वो सब सॉर्टेड ही था। तो ऐसे नहीं हुआ कि मम्मी पापा को पटाना पड़ा कि अभी मुझे काम करना है। एक्चुअली हाँ। मुझे करना नहीं था, अपॉर्चुनिटीज आती गई, मैं काम करती गई, और फिर एक पॉइंट पे मुझे लगा कि आ रहा है, ये मुझसे हो रहा है, मैं कर पा रही हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। और मैंने भी वो कैरी किया, और मेरा करियर बनता गया, मतलब जो भी है। उसके लिए मैंने अपनी तरफ से सीखने का अलावा और कोई एफर्ट्स नहीं लिए कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। ये कभी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था मेरा। मेरी करियर वाली जो लाइफ है वो स्टेडीली होते ही गई। जो आया वो एक्सेप्ट किया मैंने, वो अच्छी तरह से 100% परफॉर्म किया।
और मुझे लगता है कि काम से काम मिलता गया और वो करियर बनता गया, वैसे हो गया सब। आप जिस दौर में आई थी उस दौर में क्या तब कास्टिंग काउच वाले जो नाम मैं आजकल हाँ। सुनती हूँ, बहुत डर लगता है सुन के, वो तभी भी हुआ करते थे क्या, या तब उनका इतना महत्व नहीं था? कोऑर्डिनेटर्स कोऑर्डिनेटर्स तो थे ही, लेकिन अभी जो इश्यूज हम लोग देखते हैं बहुत बार, वो वैसे इंटरेक्शन मेरी किसी के साथ नहीं हुई, क्योंकि पता नहीं, मैंने जिस कैटेगरी में काम किया, या जैसे मैंने कहा कि काम से काम आता गया, तो मुझे हम्म। वैसे कभी सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरे लिए वो वैसे इंसिडेंसेस कभी नहीं हुए कि जो नहीं। मैं फेस करूं या मुझे फेस करना पड़ा हो, ऐसे कभी नहीं हुई हो। और मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली कि जब आपको क्या करना है, आपको किस तरह से क्या करना है, ये आपका जब कंफर्म रहता है, आप अपने आप में कंफर्म रहते हो, तो सामने वाला कुछ भी बोले, सामने वाला कुछ भी कहे, आप उसको अपोज कर ही सकते हैं। मतलब वो अपने आप पर डिपेंड करता है, ऐसे मुझे लगता है। 90%, हम्म। 10% मैं हम्म। समझ सकती हूँ कि कुछ सिचुएशंस ऐसे होती है जिसमें आप कुछ नहीं कर पाते, लेकिन 90% जो है वो आपके अपने आप पर डिपेंड करता है। तो वो आपको एक बार डिसाइड करना चाहिए कि किस रूट से जाना है। कोई भी रूट गलत है सही है, ये अपने आप पर है, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन उसमें आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए लाइफ में। हम्म। जो भी आप करो वो आप कन्विंसिंगली करो और शांति पालो, ऐसे मुझे लगता है। तो ये जो आपने पॉइंट उठाया उसमें था तभी भी, लेकिन मतलब मेरा वैसे कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ कभी। आप ब्लेस्ड हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं। हाँ। डेफिनेटली। हाँ। मैम, जब से आपने इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया है चीजें बहुत बदली हैं, है ना? पहले आप एक बच्चे की तरह यहाँ पे आए, फिर इसमें ही आप ग्रो हुई हैं, एज ए ह्यूमन आप ग्रो हुई हैं, एज एन एक्ट्रेस आप ग्रो हुई हैं। पर इस पूरे ग्रोथ वाली जो जर्नी आपकी रही है, इसमें क्या कभी किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लगा कि मुझे एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए, या ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगा। अ, मतलब ऐसे कभी नहीं लगा कि, क्योंकि ये मेरा पैशन है, मतलब काम करना, एक्टिंग करना, सजना संवरना, ये तो मेरा पैशन है। मतलब बचपन में भी स्कूल में जब कुछ फंक्शंस रहते थे, सोशल इवेंट्स रहते थे, गैदरिंग्स रहती थी, तब वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि साड़ी पहनो, ये झुमका डालो, ये करो, वो करो, अच्छे दिखो। तो ये तो बेसिक पैशन है। और एक्टिंग जब ऐसा होता है ना कि अरे ये सीन करके मुझे सेटिस्फेक्शन है, मजा आया ये सीन परफॉर्म करके, ये परफॉर्मेंस का नशा जब चढ़ जाता है ना, तो ऐसे लगता है कि नहीं, मजा है इसमें। तो मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि ये फील्ड छोड़ना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसे डेफिनेटली लगता है कि जो मैंने बीएससी करके माइक्रोबायोलॉजी करके ग्रेजुएशन के बाद कुछ सीखा नहीं, तो मुझे ये तो डेफिनेटली लगता है कि कुछ मैंने एमएससी किया होता है, या अभी मुझे साइड बाय साइड कुछ करने को मिले, तो ये अभी भी है मुझ में कि मुझे वो करना है, वो कुछ ना माशाल्लाह। कुछ सीखना है। तो वो वैसे होता है, लेकिन ये फील्ड छोड़ना या इससे कुछ कहीं दूर जाके कुछ और करूँ, ऐसे टचवुड ऐसा ऐसे नहीं नहीं हुआ हुआ। है अभी तक। अच्छा, जिस तरह से आप यहाँ पे ग्रो हुई हैं, आप अब सीनियर हैं, तो क्या आज की जो जनरेशन एक्टर बन के आती है, वो क्या आपको लगता है कि आपके जैसा जो आप लोग के टाइम में आप लोगों की कमिटमेंट थी, आपने जैसे बोला आप थिएटर्स भी करते रहे हैं, प्लेस करते रहे हैं, और आपने बहुत सारे मीडियम्स किए हैं, उसके बाद आप इस लेवल पे आए कि लोग लुक अप करते हैं, आपकी तरफ देखते हैं कि आपके जैसा बनना है। आज के बच्चे जो एक्टर्स के तौर पर आते हैं, क्या वो उतनी शक्ति लेकर के आते हैं, या खाली बिल्कुल आते हैं और सीखना नहीं चाहते? नहीं नहीं, शक्ति तो हर किसी के पास है। अभी काम का पैटर्न भी बदला है। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि डेडिकेशन थोड़ा कम है, क्योंकि आजकल क्या होता है, टेलीविजन के माध्यम से आपने एक शो किया, भले हिंदी मराठी गुजराती जो भी टेलीविजन का शो है, आपने एक कैरेक्टर परफॉर्म किया, उसके बाद आपको 100 लोग जानते हैं। 100 लोग बोलते कि अरे ये अच्छा किया, आप उस शो में थे, आपने ये किया, आप अच्छे लग रहे थे, आप अच्छे दिख रहे थे। तो उसके बाद जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। मतलब हमें लगने लगता है कि बस अब तो आ गया, अब इससे आगे क्या सीखना है, ये तो हो गया, करियर बन गया। तो वो जो सीखने की प्रोसेस है कि हमें कुछ कम है और हमें कुछ करना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए, ये थोड़ा मुझे नहीं आ रहा है। तो
ये इनको अच्छा आ रहा है तो इनको ऑब्जर्व करके मुझे सीखना चाहिए। ये जो प्रोसेस है ये कहीं कम होती जा रही है। अभी सोशल मीडिया है, आपने एक फोटो अपलोड की, आप आपके बहुत सारे फॉलोअर्स है तो वो बोलेंगे अरे अच्छे दिख रहे हो, क्या दिख रहे हो ये, तो वो आपको वही रियल लगने लगता है। मे बी उसमें हम्म। 80% लोग रियल बोलते होंगे, आप अच्छे दिख रहे होंगे, लेकिन वो अल्टीमेटम नहीं है। उससे आगे भी बहुत कुछ है, अपने आप की ग्रोथ के लिए बहुत कुछ है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है कि अपने आप को फुलफिल्ड होते हुए देखना, और हम कंप्लीट हो गए, ये कंप्लीशन का फीलिंग आने का डर जो है वो मुझे ज्यादा लगता है कि ये न्यू जनरेशन है, इसीलिए वो एक दो शो करके उसके बाद उनका उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है कि आगे कुछ काम नहीं मिल रहा। तो उसके लिए हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा ना, हमें और कुछ हम्म। देना पड़ेगा जो सामने वाला बोले कि अरे ये इसमें इस बंदे में अच्छा है, तो इसको इस कैरेक्टर के लिए सोचते हैं। तो ये जो है अपनी ग्रोथ जो है वो करनी चाहिए। एज एन एक्टर मैं बोल रही हूँ, पर्सनल लेवल पे तो आप डेफिनेटली करते ही होंगे, लेकिन हम्म। जो करियर आप सीरियसली लेते हो उसमें आप एक पॉइंट पे सेटिस्फाई होना ये गलत है। आप हमेशा कुछ कुछ सीखना चाहिए आपको, या कुछ ऐड होना चाहिए आपके इसमें, आपके आपके टैलेंट में कुछ ना कुछ ऐड होते रहना ऐड चाहिए, होना ऐसे मुझे लगता है। चाहिए। वेल सेड मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। आप चूंकि आप स्क्रीन के साथ साथ आप अपनी बॉडी पर भी बहुत ध्यान रखती हैं, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस भी चेक किए थे और मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था कि आप अपनी फिटनेस के लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती हाँ हैं और बहुत करती भी हैं मेहनत अपने ऊपर। तो लोग ना अक्सर ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई एक्ट्रेस जो है वो अपनी फिटनेस पे जो ध्यान रखती है तो कितनी मेहनत करते हैं अपने ऊपर, क्योंकि टाइम तो आपके पास इतना होता नहीं होगा अपने बॉडी पर खर्च करने के लिए। तो नहीं, मैनेज मैं कैसे साढ़े करती हैं छह आप सब कुछ? राइट, मेरी पर्सनल ट्रेनर है जो सिद्धि डगे, आप मैं तो टैग करती रहती हूँ। हाँ। तो 6:30 बजे, पौने 7 बजे हम लोग वर्कआउट शुरू करते हैं। मुझे ऐसे हाँ। लगता है कि जो भी आप काम करो, जो भी वर्कआउट करो, भले हाँ। वॉक हो लेकिन वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। और फिटनेस का पॉइंट ये ऐसा है कि आपकी बॉडी फिट है तो आपका माइंड फिट है। मतलब आप ओके। हेल्दी माइंड से अगर जी रहे हो तो बाकी सब एडवर्स चीजें जो हैं आपके आजू बाजू में जो हो रही है उसका इफेक्ट आप पर कम होता है। हम्म। इसलिए आपकी बॉडी और आपका माइंड फिट होना बहुत जरूरी है, और जब आपकी बॉडी फिट होती है तो आप फिट होते हैं सभी तरह से। तो ये फिटनेस बहुत जरूरी है, जैसे भी आप करो, जिस तरह से करो, कंसिस्टेंटली करो और फिट होते जाओ। ये मत सोचो कि 10 दिन में मुझे वेट लॉस करना है और 15 डेज में मुझे 10 किलो कम करने हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू से आप फिटनेस की तरफ मत देखो, लेकिन आप जो भी करो, भले आप 1 घंटे वॉक ले रहे हो, भले आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो, 12 सूर्य नमस्कार जो भी है, वो हम्म। कंसिस्टेंटली करो, आपको डेफिनेटली इफेक्ट मिलेगा। हम्म। तो अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना ये मुझे लगता है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जिस भी फील्ड में हो, या आप हाउसवाइफ हो या घर पे रहने वाले हो, हाँ। लेकिन आप प्रेजेंटेबल हो, ये बहुत मायने रखता है। और अपने आप के लिए भी ये बहुत मैटर करता है कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, या मैं मुझे अपने आप में अच्छा लग रहा है। ये फीलिंग पाने के लिए तो फिटनेस रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे मुझे लगता है। अभी जब मैं ऐसे वीडियोस डालती हूँ, मुझे ये पॉइंट, आपको पता है ये मैं फर्स्ट लाइव जा रही हूँ। मतलब ये मेरे इंस्टा के वाह। पूरे 4 सालों में, मैं लॉकडाउन के पीरियड में भी मैं कभी लाइव नहीं गई थी, मैं फर्स्ट टाइम लाइव जा रही हूँ। मैम, आई एम सो obliged, थैंक यू सो मच। आई एम तो सो इस obliged। माध्यम के दौरान मैं डेफिनेटली ये एक भले ही आपके क्वेश्चन से थोड़ा टेंजेंट जवाब होगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जब आप फॉलोअर्स को कहना चाहूंगी, जब आप कमेंट्स करते हो, मतलब बहुत बार ऐसी कमेंट्स आती हैं कि अरे क्या एज हो गई है इनकी, ये क्या कर रहे हैं, इतनी एज हो गई, ये रील का क्या कर रहे हैं, ये आपके मार्क्स दिख रहे हैं, आपकी लाइंस दिख रही है, आप इतना वेट लॉस क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है रैंडमली आप कमेंट्स मत करो। मैं वेट लॉस कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ बुखार से अभी रिकवर हुई हूँ, जो भी चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो आपको पता नहीं है। तो मैं जो कर रही हूँ डेफिनेटली मैं हेल्दी वे में ही करूंगी, मैं वेट लॉस के लिए वेट लॉस नहीं करूंगी। तो ये कमेंट करने के पहले मुझे लगता है हर किसी ने सोचना चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो अनफॉलो करने का बटन आपके पास है, आपको यस। किसी ने कंपल्शन नहीं किया है कि इस व्यक्ति को आप फॉलो करो, इस व्यक्ति को देखते रहो, ये कभी कंपल्शन नहीं है।
तो मुझे लगता है सही। कि सामने वाले, मुझे ही नहीं, सेलिब्रिटीज को नहीं, सेलिब्रिटीज की लाइफ तो जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड की जाती है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, वो बहुत गलत है। तो ये एक चीज है। तो किसी भी लाइफ, किसी भी सोशल मीडिया पे कोई भी कमेंट किसी के भी बारे में करने के पहले आप ये सोचो कि उसके बारे में कुछ अच्छा बोलो, कुछ उसे इनकरेज करने का बोलो। अगर आपको ये बोलना है कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, तो स्ट्रेट अवे वो बोलो कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन उसके आगे पीछे बहुत बोलना जरूरी नहीं है। और अगर इतना भी आपको लगता है तो आप अनफॉलो कीजिए। तो ये सोशल मीडिया का जो उपयोग है वो मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को पॉजिटिविटी देने के लिए किया जाए तो बेटर है। तो आपको भी मुझसे एनर्जी मिलेगी, मुझे भी लगेगा कि अरे अच्छा हुआ, ये एक्सरसाइज किया, इसने अच्छा बोला, तो मैं और एक्सरसाइज करूंगी और फिटनेस की तरफ ध्यान दूंगी। तो ये बूस्टअप एक दूसरे को करना बहुत जरूरी है, ना कि एक दूसरे की टांग खींचना। मतलब कमेंट से गंदे बुरे ही करने चाहिए ऐसे नहीं है। आपको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं, एक दूसरे को एनकरेज कर सकते हैं, एक दूसरे की लाइफ बेटर बना सकते हैं हम लोग। उसी के लिए तो सोशल मीडिया है, जिससे हम लोग इतनी सारी फॉलोअर्स की फैमिली है हमारी। तो यस। फैमिली में हम लोग एक दूसरे का अच्छा ही चाहते हैं ना। तो अच्छे से बात करेंगे तो मजा आता है एक दूसरे से बात करने का भी। अदरवाइज हम मैम, लोग भी इग्नोर मार देते हैं। मैम जैसे एक टाइम था ना कि आप लोग किसी के लिए भी बहुत नॉट रीचेबल वाले जोन में थे, है करेक्ट। ना? तो लोग एडमायर करके बस एडमायर ही करते रहते थे। अब जब से आप लोग टच में आए हैं ना, तो लोगों के अंदर की सारी ग्रंथियां खुल गई हैं कि इन्हें अच्छा भी बोलो बुरा भी बोलो। तो बुरा भी दे आर बोलो। यूजिंग इट इन अ रॉन्ग वे, जबकि बुरा उन्हें बोलने का सजग भी होना चाहिए। प्रॉब्लम नहीं है। बुरा तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि मतलब हम अपनी बहन को भी बोल सकते हैं कि ये क्या पहना है, ये अच्छा नहीं लग रहा। ये तो बोल सकते हैं, वो लेकिन उस वैलिड है। हक से भी बोल सकते हैं। मैं वो नहीं बोल रही, मैं बोल रही कि कहने का तरीका होना चाहिए। आप यस। किस तरीके से सामने वाले को बोलते हो, किस तरीके से आप सामने वाले को ट्रोल करते हो, ये मैटर करता है। ट्रोल करना कुछ मजाक के तौर पे ठीक है, उस लिमिट तक ठीक है, हम लोग भी एंजॉय करते हैं। लेकिन अपना लिमिट मान के, देख के सब कुछ करना चाहिए, ये मेरा कहना मैम काश लोग अपना लिमिट ही समझते ना, तो फिर शायद जितनी परेशानियां आजकल हो रही हैं है। बाहर, आप देखिए आए दिन आई किसी एक पोस्ट पे भी देख नो। लीजिए, कई बार ऐसी ऐसी चीजें आती है कि मैं ऐसे सोचती हूँ क्या मतलब था इसका। तो ये चीज नहीं परफेक्ट। होती अगर लोग इस चीज को समझते तो। मैम आपको इंस्पायर कौन करता है सबसे ज्यादा? ऐसे कोई नहीं, मुझे अलग अलग चीजें इंस्पायर करती है। मैं कुछ पोस्ट देखती हूँ, तो उसमें कुछ योगा पोस्ट देखे तो मुझे लगता है कि अरे मैं ये नहीं कर पाती हूँ। कोई गा रहा है, मैं तो लाइफ में कभी गा नहीं सकती क्योंकि मेरा सुर लगता ही नहीं। लेकिन कोई गा रहा है तो भी मुझे लगता है कि अरे मैं गा नहीं सकती हूँ। तो इंस्पिरेशन के लिए बहुत सारी चीजें आजू बाजू में होती है। सिर्फ आपकी, आप उस नजरिए से देखो सामने वाले को, आपको बहुत सारी चीजें इंस्पायर करने वाली मिलेगी। उसमें 0.1% भी आपने लिया और अपने आप में इंस्पायर होके कुछ किया तो बात बन जाती है। तो ऐसे एक वाह। कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है कि मैं उससे इंस्पायर होती हूँ। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाती है चलते चलते दिन भर कि अरे ये आना चाहिए आपको, ऐसे वाला। मैम कोई आपका ड्रीम रोल है जो आप चाहते हैं कि पूरा हो जाए, आपको वो रोल मिल जाए? एक्चुअली मुझे ऐसा रोल डेफिनेटली करना है कि जो मैंने आज तक किया नहीं है, और जो मैं रोल परफॉर्म करूँ तो उसके बाद लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि अरे ये कैरेक्टर मुझे मेरे हिस्से में आना चाहिए था। तो हाँ। बस वही कैरेक्टर का इंतजार है कि कुछ अच्छा सेटिस्फेक्शन वाला। ऐसे ड्रीम रोल करके कुछ नहीं है, लेकिन जो मैं रोल करूँ वो किसी का ड्रीम रोल होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मैम कोई सीक्रेट ड्रीम है क्या आपका, जो सिर्फ आपको पता है? सीक्रेट ड्रीम ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे वर्ल्ड वाइड घूमने जाना है बहुत, और मुझे सोलो ट्रैवल करना है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अलग ही लोगों में मैं जाऊं जो मुझे पहचानते ही नहीं है, उनके साथ कुछ दिन बिताऊं। लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है, मे बी जब स्टार्ट होगा तो उसके बाद होगा। ये अभी तक ड्रीम ही है कि मैं अलग अलग जगह पे जाऊं, जो लोग मुझे जानते नहीं उनके साथ मैं गप्पे लड़ाऊं, अच्छे से मोमेंट क्रिएट करूं और मेमोरीज बनाऊं। तो ये डेफिनेटली है मेरा ड्रीम। बिल्कुल। और मैम जैसे जितने साल आपने इस इंडस्ट्री में दिए हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि कभी कभी हमारे बस में रहता ही नहीं है कि हम उस वक्त कुछ एक्ट कर सके, और जब समय गुजर जाता है तो हम यूजुअली रिग्रेट करते हैं। आपको कोई ऐसा रिग्रेट है? सॉरी सॉरी, मुझे वापस आप
हाँ, पूछें। मैंने कहा कि आपकी लाइफ का आपको कोई रिग्रेट है, किसी भी चीज का कोई रिग्रेट है आपको? नहीं, एक्चुअली नहीं, अभी तक तो कुछ रिग्रेट नहीं है। बस वही होता, एक ही हो सकता है कि अगर हिंदी से डरते हुए मैंने और डिले ना किया होता तो उसके पहले ही मैंने काम स्टार्ट किया होता हिंदी में। बहुत सारे 10-12 साल ज्यादा ही मैंने उसमें गवा दिए कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी, ये जोन मेरा बहुत था पहले, कि मुझे डर लगता था किसी भी नए माहौल में जाने से, किसी भी नए ग्रुप में जाने से, किसी भी नए प्रोजेक्ट के पहले मुझे बहुत डर लगता था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी। तो वो अगर डर मेरा नहीं होता तो मैं लाइफ में और भी आगे बढ़ जाती। और यहाँ से भी एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं सोचूं कि मैं कर सकती हूँ सब कुछ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस अगर मुझ में आ जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा और आगे जा सकूंगी मैं। यही रिग्रेट है कि मैं थोड़ा पीछे ही हट जाती हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ पाती। माय गॉड। अच्छा मैम, जैसे जो आपका एक्सपीरियंस रहा है ना लाइफ को लेकर के, आप जब बिल्कुल फ्रेश थी 93 की, उस वाली ऐश्वर्या को अगर ये वाली ऐश्वर्या कुछ सोचती है उसको देख करके, तो उसे क्या लगता है इस वाली ऐश्वर्या ने क्या लूज किया है अपने लाइफ में और क्या गेन किया है जो छोटी ऐश्वर्या के पास था नहीं, या नहीं था उस वक्त? एक्चुअली मुझे उल्टा लगता है कि मैं छोटी ऐश्वर्या जो थी वो इनोसेंट थी ही, लेकिन वो मैंने जो अभी बताई बात कि जो एक कॉन्फिडेंस था कि मैं ये कर हाँ पाऊंगी, भले ही मैं कैपेबल थी लेकिन वो अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं था। हाँ अभी जो मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ 10 लोगों के सामने, वो मैं कभी नहीं करती थी। ना तो मैं किसी को 10 लोग, हम लोग भले वो जान पहचान वाले हो, वो गप्पे लड़ा रहे हैं, तो मैं उनमें जाके कभी बात नहीं करूंगी जब तक वो बुलाएंगे नहीं। ये क्या बोलूं मैं, अ, ये एक इनिबिशन की लेवल पे था मेरे कि नहीं नहीं, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे उनसे बात करूं, मैं इससे क्या बात करूं, ये जोन में ही मैं रहती थी। तो मुझे लगता है कि उस ऐश्वर्या से अब वाली ऐश्वर्या बहुत कुछ सीखते सीखते आगे आई है और थोड़ी मैच्योर हो गई है। तो ये वाला जो मेरा अभी का एक जो पर्सनालिटी है, वो अगर तब होती, तब वो कॉन्फिडेंस होता, तब अपने आप को प्रेजेंट करने का क्या बोलते हो, टैलेंट बोल सकते हैं अभी, अगर होता तो थोड़ी डेफिनेटली और कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ अच्छे से प्रोजेक्ट जो मैंने बिना ट्राई किए ही मना किए कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे ट्राई नहीं करना, ये नहीं होगा मुझसे, ऐसे वाले जो मैंने प्रोजेक्ट्स मना किए वो एटलीस्ट मैं ट्राई करके कर लेती, या कुछ उसमें हाँ कुछ होप थी कि कुछ हो सकता था। तो ये है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गवाया नहीं है, एक्चुअली उसने पाया बहुत कुछ है। गवाया है। नहीं, पहली वाली ने, कि जो ये अगर उस वक्त मिल जाता उसे तो वो बहुत आगे जाती। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैम, हमारी जर्नी में ना, जिंदगी की जर्नी में ऐसे बहुत से पल आते हैं जब हम बिल्कुल अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन जब उस टूटे हुए के हम बाद बाहर निकलते हैं, तब हम पीछे मुड़ के सोचते हैं कि अरे हमें तो बहुत अच्छा लेसन मिला था इससे। मैं राइट। चाहती हूँ मैम कि आपने जो अपने जीवन में लेसन्स लिए हैं, जो वक्त ने आपको समय समय पर कुछ लेसन्स दिए हैं, उनमें से अगर आपको एक या दो लेसन भी हमसे शेयर करना हो, तो आप कौन सा लेसन शेयर करेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में मैं बहुत ही एम्पैथेटिक हूँ। बहुत ही मैं सामने वाले के इमोशंस में घुल मिल जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अरे ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, उसके बाद जो अटैचमेंट हो जाती है। और ऐसे होता है कि अभी ये जो है ये मेरी फ्रेंड है, इसके साथ अभी हम्म। ये मतलब मेरा कनेक्शन है, लेकिन जब लेट गो करने वाली बात आती है कि नहीं, अब इसकी लाइफ में मेरा और मेरी लाइफ में इसका कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया है, अभी आगे चलना चाहिए, आगे वाली जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, और ये हाँ चीजें सारी लेट गो करनी चाहिए। अदर ये एक इंसान के बारे में है, अदरवाइज ऐसे भी होता है कि बहुत सारी सिचुएशंस हमें ऐसी लगती है कि नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए, ये हमारी हमने जो सोचा है वैसे ही होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशंस भी लेट गो करने में बहुत मुश्किल होती हैं। और मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ। तो इस सारी चीजों को अगर देखें तो ये लेट गो वाली जो प्रोसेस है वो मुझे बहुत डिफिकल्ट जाती है आज भी। मतलब इतना भी था कि स्कूल से कॉलेज जाना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि स्कूल वाला जो एक माहौल था,
वो टीचर्स थे, वो फ्रेंड्स थे। मतलब हम लोग जब भी सोचते थे तब कि अरे 10 दिन के बाद प्रीलिम्स है, 10 दिन के बाद बोर्ड के एग्जाम है, अभी हम लोग नहीं मिलेंगे, चलो रोना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि जिंदगी ने मुझे ये सिखाने की बहुत कोशिश की है कि आप जो सिचुएशन जैसे अनफोल्ड होती है वैसे आप एक्सेप्ट करो। जो चीजें जाने वाली है उन्हें अच्छे से जाने दो, उन्हें अच्छे से बाय बाय करो, तो आपको अच्छी वाली चीजें मिलेंगी और आपकी जर्नी जो है लाइफ की वो एनरिच्ड होंगी। तो ये सारी चीजें बोलने के लिए ठीक है, लेकिन वो जब प्रैक्टिकली करने की बात आती है तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। और मुझे लगता है कि यही लेसन है मुझे मेरी जिंदगी, मेरा लाइफ मुझे दे रहा है बार बार कि इट्स ओके टू लेट इट गो। लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है हर बार। तो ये एक ही बात है कि मैं ये सबको कहना भी चाहूंगी कि मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन ये जरूरी है लाइफ में कुछ चीजें छोड़ छोड़ देना, उसके हाल पे छोड़ देना। जैसे चीजें जिस तरह से अनफोल्ड हो रही है उस तरह से उन्हें एक्सेप्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सही बात कही मैम आपने, बहुत सही। और ये एक जरूरी बात आपने आज हमें अपने लेसन्स में से एक दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम चलते चलते मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी उन दर्शकों के लिए जो हमेशा मुझसे ये पूछते हैं कि आप प्लीज मैम से ये पूछिए कि अगर हमें एक्टिंग में अपना करियर बनाना है तो अब हमें क्या करना चाहिए, मतलब हाउ टू स्टार्ट और अप्रोच कैसे करें। मुझे लगता है कि आपको जिस भाषा में एक्टिंग में करियर बनाना है उस भाषा पे आपका उस भाषा पे अथॉरिटी होनी चाहिए, प्रभुत्व होना चाहिए आपका। वो भाषा अच्छी तरह से आनी चाहिए आपको। आपकी मदर टंग हो, मदर टंग आजकल बहुत ही इंग्लिश या बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी लैंग्वेजेस के वर्ड्स उसमें आ जाते हैं और हम लोग क्लियरली एक भाषा नहीं बोल पाते। तो वो बहुत जरूरी है। उसके बाद आप क्या नहीं कर सकते हो एक्टिंग में, उस पर ध्यान दो, उस पर वर्क करो। और जब आप एंटर करो तो आप एक पूरा अच्छा वाला पैकेज बन के एंटर करो कि मुझे ये भी आ रहा है, मुझे ये भी आ रहा है और मैं ये सीखने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से आप अपने आप को डेवलप करो। और मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो। ये नहीं कि बिल्कुल आप डायरेक्टली एक मूवी के लिए आप एम रखो, लेकिन जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है वैसे वैसे प्रोजेक्ट्स करते जाओ। जब एक बार आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मैं अब लोगों को 3 घंटे के लिए अपने परफॉर्मेंस से होल्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब आप एक स्टेप आगे जाइए। मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप बिल्कुल ऊपर वाली पायदान पर चले जाते हो और फिर लगता है कि अरे ये मुझसे नहीं हो रहा। तो ये नहीं होना चाहिए। आप कैपेबल होते होते ऊपर वाली पायदान पे जाओ, फिर आपको वहां से कोई नहीं हिला सकता। मतलब आप वहां पे एक आपका स्थान बन जाता है और आप वहां पे रह सकते हो। जब आप कैपेबल नहीं होते तब फिर आपको डर लगता है कि अरे मुझे इस स्टेप से कोई नीचे ढकेल देगा या कुछ मुझे हटा देगा। तो ये डर तब नहीं लगता जब आप कैपेबल हो। आपके पास कोई भी कैरेक्टर आए, कोई भी किसी भी तरह का रोल आए, आप उसे 100% ऑनेस्टी से और परफेक्शन से कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि अपने आप को कैपेबल बनाना किसी भी करियर में ये बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा मैम। मैम आपसे बात करते टाइम पूरे समय मुझे यही लगता रहा कि हमने आज बहुत कुछ नया नया सीखा है। और आपके जो फैंस जितने ने मेरे को मैसेज किए, मैं ऊपर पढ़ती जा रही थी, सब आपको मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट फिटेस्ट एंड वी आर ग्रेट फैन ऑफ योर्स मैम, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मैसेजेस गए। तो आप ओए, अपने फैंस को एक प्यार दे दीजिए जल्दी से। यस, मैं मेरे फॉलोअर्स को भी यही कहना चाहूंगी कि ये अपनी एक फैमिली है और इसमें हम लोग हमेशा साथ हैं। एक दूसरे को एनकरेज करो, अच्छी अच्छी चीजें शेयर करो और मजा करो। मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ किसी बैड वाइब्स में हम लोग अपने आप को एनग्रॉस करें। उससे अच्छा है कि कुछ पॉजिटिव करें एक दूसरे के लिए, वही काफी है और वो इम्पोर्टेंट है, वो मैटर करता है डेफिनेटली। बिल्कुल मैम, आपने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। आपसे बात करके और आपकी जर्नी को जानकर सच में बहुत कुछ सीखा है। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू मैम। या बाय मैम, बाय।